हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए समसामयिक क्रॉनिकल। ये पतली वाली मैगजीन है और ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। यहाँ पे आपको मई मेंशन दिख रहा होगा कि मई लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। आप यहाँ फ्रंट पे देख पा रहे होंगे कितनी जो रिसेंटली सारी करंट के जो इशूज़ चर्चा में थे वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनका भी यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, सॉल्व प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखिए टॉपिक वाइज ये प्रश्न है और हम यहाँ पे राज्य समाचार सॉल्व कर रहे हैं। राज्य समाचार से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं अलग अलग राज्यों के, उनको सॉल्व कर रहे हैं। हमने यूपी का करंट अफेयर सॉल्व कर लिया था यहाँ पे, और अब हम सॉल्व करेंगे बिहार का करंट अफेयर। बिहार का करंट अफेयर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार टीचर और सारे जो एग्जाम बिहार के होंगे, बिहार पीसीएस, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को पटना में भारत के पहले और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो भी देखिए करंट का न्यूज जैसे होता है ना कि नेशनल लेवल पर फर्स्ट है या फिर वो राज्य में नेशनल लेवल का है, राज्य में फर्स्ट है, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बिहार का है क्या है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। बिहार का पहला नहीं, भारत का पहला। तो यह जो है इसका उद्घाटन वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 मार्च 2024 को पटना में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। एकमात्र कहाँ पे, तो एशिया में, पूरे एशिया में एकमात्र शोध केंद्र है ये। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए हुए देखते हैं। इस केंद्र का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। इस रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जीवों पर भी शोध किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है वहाँ पे दे देता है कि केवल डॉल्फिन के लिए है, तो ये केवल डॉल्फिन के लिए नहीं है, डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। यह गंगा नदी के करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा और डॉल्फिन के बदलते व्यवहार, आदतों, मृत्यु के कारण आदि पर शोध प्रकाशित करेगा। गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा, प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। और भारत का यह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी इसको अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना और कर्णफूली शांगू नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक बात याद रखिएगा, यहाँ 2019 दिया हुआ है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है यह 2020 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2020 में स्टार्ट किया गया था, ना कि 2019 में। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ये गलत दिया हुआ है 2020 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2020 में स्टार्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने बता दिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे, हमने उसको बता दिया है आपको। आप नोट डाउन भी बहुत ऐसे रिटर्न में हल्का आप शार्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में पढ़ते टाइम, और वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगर आप मतलब किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट में करंट नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए, वो एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल होता है पूरी चीज़ें, यानी कि पूरा का पूरा करंट अफेयर रिकॉल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर हुआ है। तो हाल ही में स्विस संगठन IQ-AIR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो स्विस संगठन है, स्विट्जरलैंड का संगठन है ये IQ-AIR द्वारा जारी किया जाता है क्या, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर, महानगरीय क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरिया रहा है। तो यहाँ पे
IQ एयर ने जारी किया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जिसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है। रिपोर्ट में 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय सबसे प्रदूषित नगर में शामिल किया गया है। बेगूसराय का एरिया क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक पाया गया है। 400 से अधिक पाया गया है। बेगूसराय में प्रदूषण बढ़ाने में सीवरेज निर्माण कंपनियां जिम्मेदार हैं। तो कौन सी चीज़ प्रदूषण बढ़ाने में बेगूसराय में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो सीवरेज निर्माण कंपनियां। और यहाँ का बेगूसराय का जो क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वह 400 के पार है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया? IQ एयर द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित या महानगरीय क्षेत्र रहा है। तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट है 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को बिहार के पश्चिमी चंपारण में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने रेल, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित कई आधारभूत परियोजनाओं को देश को समर्पित किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेक्स्ट है कि इन परियोजनाओं का सबसे अधिक लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। इसका लाभ किसको सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 109 किलोमीटर की इंडियन ऑयल की मुजफ्फरनगर मोतिहारी LPG पाइपलाइन, इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, और भी जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है उसको वन लाइनर में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। बिहार ने 22 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 112वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। कब? तो 22 मार्च 1912 को। किससे अलग किया गया था? बंगाल से। बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था। तो यहाँ पे 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 22 मार्च 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया, जो राज्य में किसी विश्वविद्यालय के लिए पहली बार है। किसको दिया गया? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय के लिए पहली बार है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को किसने हाल ही में समर्पित किया? तो ये वहाँ पे CM का भी नाम दे सकता है। तो CM नहीं थे, वो हमारे देश के PM ने किया है। तो कहाँ पे? बिहार के औरंगाबाद में। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, किसने किया है और कहाँ पे किया है। ये यहाँ पे इस प्रश्न में ये इंपॉर्टेंट है। तो औरंगाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। अब यहाँ पे अन्य राज्यों का बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, 2-2, 3-3 जो घटनाएं हैं वो चर्चा में थी, तो उनको पढ़ लेते हैं। झारखंड से संबंधित है, क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 35,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने धनबाद जिले के सिंदरी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित उर्वरक राष्ट्र संयंत्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र को दोबारा शुरू करने से भारत यूरिया उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने रेल, बिजली और कोयला परियोजना की भी शुरुआत की। नेक्स्ट है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप बिजली परियोजना सहित झारखंड में कई महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। रामगढ़ जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट टॉपिक है कि झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने 6 मार्च 2024 को विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की। इसके तहत दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने लाख? तो 2 लाख रुपए दोबारा शादी करने के लिए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हो गया कि 3 टॉपिक हो गया, सॉरी 3 पॉइंट हो गया कि विधवा पुनर्विवाह योजना किस राज्य की है, तो झारखंड की है। और यहाँ पे विधवाओं को दोबारा शादी करने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। वहीं उसकी आयु भी विवाह योग्य होनी चाहिए, यानी कि जो विधवा औरतें हैं उनका मतलब आयु एक लिमिट है उसमें होना चाहिए, तब वो दोबारा विवाह कर सकती हैं। और दोबारा विवाह करने के लिए उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना का लाभ लेने के लिए उनको झारखंड का ही निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, पेंशन प्राप्तकर्ताओं और आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसको क्लियरली आप झारखंड का भी PCS का पेपर देना हो या झारखंड का कोई भी पेपर देना हो, उसमें ये याद रखिएगा कि ये जो योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राज्य स्तर पर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी वाली महिलाएँ, पेंशन प्राप्तकर्ताओं और आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसको याद कर लीजिएगा कि नौकरी वाली महिलाएं, पेंशन प्राप्तकर्ताओं और आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना में सम्मिलित होने के लिए लाभार्थी को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, मतलब साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा हस्बैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, कितने वर्ष के अंदर, तो 1 वर्ष के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना पड़ेगा। नेक्स्ट राज्य है क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं किससे संबंधित है? तो सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में साइबर तहसील योजना का भी शुभारंभ किया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइबर तहसील योजना। साइबर तहसील योजना का शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। 5,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में। तो जो आप लोग एमपी के लिए करंट अफेयर पढ़ता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा परियोजना, रघुवरपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना, ये परियोजनाएं कहाँ की हैं? तो ये मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जखलौन और धौरा अगसोड़ मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली जोरा आलापुर रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन और पोवार खेड़ा जुझारपुर रेल लाइन पर फ्लाईओवर की परियोजना शामिल है। ये सब जो ये सब परियोजनाएं दी गई हैं ये स्पेशल राज्य विशेष करंट अफेयर है। तो राज्य के लिए जो आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो अगर आपको MPPCS का पेपर देना हो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा राज्य है? तो अभी मध्य प्रदेश का ही चल रहा है इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए प्रधानमंत्री ने पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदा जिलों में स्थित 6 उपकेंद्रों की आधारशिला रखी है। इन केंद्रों में राज्य के भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा, सीहोर जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। अब देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन है, तो ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में, कहाँ पे? तो उज्जैन में एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी है कहाँ? अगर तो भारत में भी कहाँ? मध्य प्रदेश में कहाँ? उज्जैन में। यहाँ पे स्थापित की गई किसके द्वारा? तो PM द्वारा, यानी कि मोदी जी के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। यह घड़ी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम भी दर्शाएगी। यह घड़ी सूर्योदय से सूर्योदय तक के
समय की गणना करती है और 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित करती है। इस वैदिक घड़ी से जो एक एक पॉइंट दिया हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इस 30 भागों में प्रत्येक घंटे में भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट होंगे। इसके प्रत्येक घंटे में कितने समय होंगे तो 48, इसके जो है प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होंगे तो 48 मिनट होंगे। वैसे जो होता है वो 60 मिनट होता है। तो अर्थात इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और 1 घंटा 48 मिनट का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जितने पॉइंट बताए हैं आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये विश्व से संबंधित करंट अफेयर है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ छत्तीसगढ़ है नेक्स्ट राज्य, और यहाँ से संबंधित जो न्यूज है उसको पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महातारी बंधन योजना, महातारी बंधन योजना जो मतलब छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट दिया महातारी बंधन योजना ने। ये जो है भाजपा के मैनिफेस्टो में था जब वहाँ का इलेक्शन हुआ है विधानसभा वाला, जिसमें जो सत्तासीन पार्टी थी यानी कि कांग्रेस हार गई और भाजपा जो है शासन में आई। तो महातारी बंधन योजना का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है और ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखिएगा। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं कम से कम उनका उद्देश्य और वो किस राज्य से संबंधित है उसको ज़रूर याद रखिएगा। चाहे आप किसी भी राज्य का पेपर देना हो आपको, या फिर आपको आईएएस का भी एग्जाम देना हो, तो भी आपको योजनाएं याद रखनी है। आपको यहाँ पे काम नहीं आएगा लेकिन मेंस में भी आपको काम आ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ में महातारी बंधन योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने योजना की पहली किस्त के रूप में 655 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। यह योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यहाँ पे 1000 रुपये प्रतिमाह इनको दिया जाएगा। राज्य की जो कि विवाहित महिलाएं हैं, यह योजना राज्य के उन सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। यानी कि 1 जनवरी 2024 तक जो 21 वर्ष से अधिक हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि विधवा तलाकशुदा प्रत्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। विधवा तलाकशुदा प्रत्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा से संबंधित प्रश्न है कि संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडिशर्व का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 मार्च 2024 को उड़ीसा में संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडिशर्व का शुभारंभ किया। ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ओडिशर्व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व लिमिटेड का पहला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षताओं को बढ़ावा देगा, उड़ीसा की युवा शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा और भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि युवाओं के कौशल और रोजगार की जनसांख्यिकी लाभांश को शक्ति मिलेगी। आगे है कि कौशल विकास बजाज फिनसर्व की सामाजिक प्रभाव पहल का अभिन्न अंग है। उड़ीसा हाल ही में 100 क्यूब पहल के माध्यम से उद्यमिता और स्टार्टअप के केंद्रों के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है। यह प्रोजेक्ट बजाज फिनसर्व के सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कार्यक्रम के माध्यम से स्नातकों, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के स्नातकों और ज्ञान कौशल प्रदान करेगा। यह 100 घंटे का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करता है। आगे है कि प्रोजेक्ट ओडिशर्व के तहत ओडिशा के 11 शहरों संबलपुर, ढेंकनाल, अंगुल, कटक, खोर्धा, बालासोर और पुरी सहित 10 जिलों के 60 कॉलेजों में CPBFI कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि NSDC और बजाज फिनसर्व के साथ साझेदारी के तहत भारत के 22 राज्यों में CPBFI कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें 400 से अधिक कॉलेज शामिल होंगे। कितने कॉलेज शामिल होंगे तो 400 से अधिक कॉलेज शामिल होंगे। नेक्स्ट है कि साझेदारी का लक्ष्य शुरुआत में CPBFI कार्यक्रम के माध्यम से 20,000 उम्मीदवारों का क्षमता निर्माण करना है। शुरुआत में कितने उम्मीदवारों का क्षमता निर्माण करना है तो 20,000 उम्मीदवारों का क्षमता निर्माण होगा। नेक्स्ट स्टेट क्या है तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र। 22 आवश्यक वस्तुओं हेतु मूल्य निगरानी डैशबोर्ड कहाँ पे हुआ तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में 22 आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया तो उपभोक्ता
उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में 22 आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह जो है 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित 550 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से इन वस्तुओं को थोक और खुदरा कीमतों की निगरानी करेगा। गोयल ने नवी मुंबई स्थित वजन और माप उपकरण के निजी क्षेत्र के निर्माताओं को देश का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र भी जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश है। कौन सा देश बना है? तो विश्व का 13वां देश बना है। कौन? भारत। यह प्रमाण पत्र वजन और माप उपकरणों के निर्यात के लिए अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला को ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। किसको अधिकृत किया गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला को ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की चौथी महिला नीति का अनावरण। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिला नीति का अनावरण किया। कौन से नंबर की है? तो चौथे नंबर की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह नीति 1994, 2001, 2014 में घोषित नीतियों के बाद ऐसी चौथी नीति है जो कि 2024 में लाई गई है। इसका लक्ष्य 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं का व्यापक और सर्वसमावेशी विकास करना है। यह नीति महिलाओं के लिए व्यापक विकास को बढ़ावा देना चाहती है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। महाराष्ट्र महिला नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र महिला नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जिन 8 मूलभूत सिद्धांतों पर जोर देती है वे निम्नलिखित हैं। किस पे ये जोर देती है? तो ये जो है इसके 8 जो सिद्धांत हैं इनको देखते हैं। स्वास्थ्य, पोषण और भलाई पर, शिक्षा और कौशल पर, यौन लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना, लिंग अनुकूल आजीविका में वृद्धि। 5वां है कि लिंग समावेशी बुनियादी ढांचा। 6वां है कि लैंगिक रूप से उत्तरदायी शासन और राजनीतिक भागीदारी। 7वां इसमें है कि लिंग संवेदनशील प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा प्रबंधन। 8वां क्या है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष खेल नीति। तो ये 8 टॉपिक हैं इस योजना से संबंधित। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। अब स्विस संगठन, इसके पहले भी बेगूसराय को स्विस संगठन IQAir ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें सबसे प्रदूषित नगर घोषित किया है। तो IQAir ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी की थी। 2018 के बाद नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हवा की जो PM जो है सांद्रता है 2.5 की जो सांद्रता है वह 2022 के 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बिगड़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। यानी कि 3% ये बढ़ गई है। 2022 में ये 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था जो कि 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसको कंटिन्यू करना है तो भी बताइए कि इसको आगे बढ़ाएं या फिर नहीं। आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।